नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। केंद्र सरकार और साथ ही कश्मीरी नेताओं के बीच बेहद महत्वपूर्ण बातचीत अब से कुछ देर पहले खत्म हुई है, जिनको गुपकार गैंग के नाम से नवाजा गया भारत की सरकार के जरिए, या मैं कहूं गृह मंत्रालय के जरिए। उनको उन 14 नेताओं को बातचीत के लिए दिल्ली बुलाया गया 22 महीने बाद, उस फैसले के बाद जिसमें 5 अगस्त 2019 को जो जम्मू कश्मीर जो राज्य था उससे राज्य का दर्जा छीन लिया गया। धारा जो आर्टिकल 370 था उसको हटा लिया गया, जिससे कि एक विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था संविधान के तहत जम्मू कश्मीर को, और साथ ही 2 अलग अलग हिस्सों में बांटकर उनको राज्य का दर्जा छीनकर यूनियन टेरिटरीज में बदल दिया गया, यानी कि सीधे तौर पर जो केंद्र है अब वो उसको संचालित करेगा। उसके 22 महीने बाद अब ये बातचीत की शुरुआत हुई है, जिसमें माना जा रहा है कि लगातार जिसको इंटरनल मैटर कहता रहा भारत, वो अब कितने तरह के जो दबाव हैं, अंतर्राष्ट्रीय दबाव, जो फॉरेन प्रेशर्स हैं, उनकी वजह से, और कितना है जो घरेलू जो कहा जाए रियलिटीज हैं या जो सच्चाई है उनकी वजह से क्यों ये बातचीत हुई, इस बातचीत से क्या निकल के आया। और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, जो कि कश्मीर से आते हैं, वहां मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने ये 5 बातें पत्रकारों के सामने रखी कि इस पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि जो राज्य का दर्जा है वो वापस दिया जाए, पूर्ण राज्य का दर्जा, ये मांग की गई। दूसरी मांग ये की गई कि जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं राज्य में। इसके अलावा नौकरियों को लेकर जो आर्थिक स्थिति वहां बनी हुई है उसको बेहतर किया जाए, और कश्मीरी पंडितों की वापसी को लेकर हर मुमकिन कोशिश की जाए। इसके अलावा जो वहां पर पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, यानी वो लोग जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के थे, उनको किस तरह से जेलों में बंद किया गया, उनको नजरबंद किया गया, उन लोगों को बाहर निकाला जाए, उनको रिहा किया जाए। तमाम मांगे रखी गई। मेरे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। मेरे साथ गौहर गिलानी हैं, श्रीनगर से जुड़ रहे हैं, कश्मीरी पत्रकार हैं, कश्मीरी बाशिंदे भी हैं जो कश्मीर में रहते हैं, श्रीनगर में। इसके अलावा जम्मू से मेरे साथ मौजूद है अनुराधा भसीन, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही सिद्धार्थ वरदराजन, द वायर के फाउंडिंग एडिटर हैं। इसके अलावा विदेश मामलों और कश्मीर के मुद्दे पर उनकी गहरी नजर रहती है, पैनी नजर रहती है। तीनों वो लोग हैं जो खासकर जिनकी नफ्स पर हाथ रहता है कश्मीरियों की, और राजनीति को भी बेहतर तरीके से समझते हैं। सबसे पहले सिद्धार्थ, मैं आप ही के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ कि इस पूरी बैठक में जो बातें निकल कर आई हैं उनमें रस्मी तौर पर जो कहा गया वो तो एक बात जरूर है, लेकिन अंदरूनी वहां जो नेता शामिल थे उनके जरिए आपको क्या पता चल रहा है? मोटा मोटा जहां तक हम समझ पा रहे हैं वो ये है कि एम्फेसिस या तवज्जो दिया गया इस बात पे कि ये मीटिंग जो आज बुलाई जा रही है, या ये पहले तमाम जो चेंजेस हैं उससे पहले प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं बुलाया, क्यों नहीं उचित समझा। और अब 2 साल तकरीबन बीत चुके हैं, तो इस बीच ऐसी मुलाकात क्यों नहीं बुलाई गई, ऐसी मीटिंग क्यों नहीं रखी गई जहां पे कश्मीरी नेताओं से उनकी राय पूछी जाए। और इसके साथ साथ लोगों ने, नेताओं ने ऑफ कोर्स स्टेटहुड का सवाल उठाया, लेकिन स्टेटहुड से ज्यादा वहां पे बातें उठी जो संवैधानिक जो हक हैं जम्मू कश्मीर के, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, जिस तरह से वो छीने गए। जाहिर है कि 370, 35 इन चीजों का जिक्र वहां पे हुआ। और जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, लैक ऑफ ड्यू प्रोसेस, उसको वहां पे उठाया गया। और एक नेता ने यहाँ भी ये भी कहा कि आपका जो नारा है सबका साथ सबका विकास, तो यहाँ पे सबका साथ लेने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है। और इसके चलते हर एक नेता ने अपनी अपनी बातें रखी। जो मुझे बताया गया वो ये था कि बातें तकरीबन वही थी, सबका ट्यून हो सकता है कि थोड़ा आगे पीछे हुआ हो, लेकिन ये बातें रखी गई। और जो प्रो सरकारी पार्टीज हैं उनके जानिब से भी स्टेटहुड का सवाल उठाया गया, चुनाव का सवाल उठाया गया। तो आजाद साहब की बात सही है कि इनमें से बहुत सारी ऐसी चीजें उठी, लेकिन जो बुनियादी मसले हैं ये भी उठाए गए। और उस पर फिर जो गृह मंत्री हैं अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने तमाम बातों को सुनने के बाद उन्होंने अपनी वहां पे प्रतिक्रिया सुनाई, जिसका सार अगर मैं आपको दे सकूं, जो मैं जान चुका हूं या जो मुझे बताया गया है, वो ये था। अमित शाह साहब ने एक तरह से कहा कि हमारी प्राथमिकता, सरकार की प्राथमिकता ये है कि डिलिमिटेशन का एक्सरसाइज फौरी तौर पे खत्म किया जाए, कंप्लीट किया जाए। उसके बाद हम चाहते हैं कि चुनाव जल्द से जल्द हो ताकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस वहां पे बहाल हो। और रही बात स्टेटहुड की, तो उन्होंने इस बात को दोहराया कि प्रधानमंत्री
का आश्वासन है और मेरा यानी गृह मंत्री का खुद का आश्वासन है कि स्टेटहुड का रेस्टोरेशन हम करेंगे, लेकिन सही वक्त पे, अप्रोप्रिएट टाइम। तो कोई किसी भी टाइम फ्रेम को उन्होंने मेंशन नहीं किया। यही बोला कि जब हालात ठीक होंगे तो स्टेटहुड भी हम रिस्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आई बारी प्रधानमंत्री की। उन्होंने कहा कि मैं चाहता था कि ऐसी मुलाकात, ऐसा मीटिंग पहले भी किया जाए, लेकिन हम लोग कर नहीं पाए। और उन्होंने कहा कि आपकी हर एक बात को मैं नोट कर चुका हूं, इस पे मैं गंभीरता से सोचूंगा वगैरह वगैरह। और फिर वही बातें दोहराई गई कि हम चाहते हैं कि चुनाव जल्दी हो। और जहां तक स्टेटहुड का सवाल है वो ये कि कंडीशंस सही होने पे उस पे भी फैसला हम लोग एक तरह से हम लोग ऑलरेडी हम लोग कह चुके हैं। तो मैंने पूछा एक नेता से कि भाई निचोड़ क्या था मीटिंग का। उन्होंने कहा कि निचोड़ कुछ नहीं था, सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं था। और जब हमने मांगा कि भाई किस वजह से आपने हमको यहाँ पे बुलाया, तो उनकी ओर से कोई जवाब नहीं था। हमने अपनी बातें रखी जो हम रखना चाहते थे, और उन्होंने बोला कि हम आपकी बात सुन रहे हैं, अब आगे सरकार जो भी कार्रवाई करेगी वो करेगी, लेकिन हम यानी कि जो पार्टीज हैं वहां पे हम अपने स्टैंड पे जो है हम अभी हैं, और जो हमारी मांगे हैं उसको हम कोर्ट के माध्यम से और पॉलिटिकली हम इसको कंटिन्यू प्रेस करेंगे। ये मेरी जानकारी। ठीक है, गौहर गिलानी, ये बताइए कि सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये पूछूं कि क्यों इस मीटिंग को बुलाया गया, 22 महीने बाद ऐसा क्या हो गया, ये मैं जरूर पूछूंगी आपसे भी, अनुराधा भसीन से भी। लेकिन इससे पहले जो ऑप्टिक्स नजर आ रहा था, उस तस्वीर को लेकर भी बहुत चर्चा हो रही है कि कैसे लोग प्रधानमंत्री के साथ खड़े हुए हैं उस पंक्ति में और उससे ऊपर वाली पंक्ति में। इसको लेकर भी बात हो रही थी कि इसमें भी राजनीति है, क्योंकि जाहिर है जब नेता मिलते हैं तो बिना पॉलिटिक्स के कुछ भी नहीं होता। अभी इसमें क्या आपको लगता है कि इस पूरे बातचीत का लब्बे लुबाब यह है कि स्टेटहुड को लेकर, राज्य के दर्जे को लेकर तो बातचीत हो रही है, अन्य मांगे भी सुनी जा रही हैं, लेकिन आर्टिकल 370 जो कि एक तरह से गले की हड्डी है कि बिना उसके स्टेटहुड के या बाकी अधिकारों के क्या मायने हैं, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि अब ये गायब हो जाएगा? गुप्कार जो अलायंस है उसने भी इस बात को महसूस कर लिया है कि इस पर बात करना अब ठीक नहीं है। देखिए अरफा जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में दावत देने के लिए। जो सिद्धार्थ जी ने कहा, मैं मोटा मोटी तौर पर उस पर पूरा एग्री करता हूँ जो उन्होंने बातें कही। लेकिन जो कश्मीर के ज़मीनी हालात हैं, आपको मैंने कल ही रुहुल्ला मेहदी, एक बहुत बड़ी लीडर है, शिया मुस्लिम लीडर हैं, उनका इंटरव्यू किया। और इस तरह उन जैसे बहुत सारे लीडर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी जो बिल्कुल अग्री नहीं करते थे, वो नहीं चाहते थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मीटिंग का हिस्सा बने। इसी तरह पीडीपी में कुछ ऐसे लोग हैं, बहुत सीनियर लोग हैं, जो इस मीटिंग में हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। और उन्होंने बहुत सारे ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया था कि जब तक 370 की वापसी और रेस्टोरेशन नहीं होती 35A की, और जिस तरह से एक तरह से जो राउंड्स ऑफ इंसल्ट सर्व किए गए और जिस तरह से इंडिग्निटी सर्व की गई, इवन चीफ मिनिस्टर्स को पीएसए लगाए गए और उन पर ये इल्जाम आयद किए गए कि आपने लोगों को वोटिंग बूथ पे लाने की आप में क्षमता, आप में वो ताकत है और इसलिए आप बंद हैं या आप ओपिनियन मेकर्स हैं। और जो आपने सवाल पूछा कि किस वजह से ये मीटिंग हो रही है, मैं उसकी तरफ आना चाहता हूं। उसकी वजह मेरी नजर में 3 बड़ी वजूहात हैं। एक है इंटरनेशनल डायमेंशन। वो आपको जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स और नेटो लेड जो यूएस ट्रूप्स हैं, वो अफगानिस्तान से निकल रहे हैं, उनका इनखिला हो रहा है, फौजी इनखिला हो रहा है। तो अफगानिस्तान में क्या होगा, तालिबान क्या रिकैप्चर करेगा काबुल को, उसका पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेगा और उसका फिर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली क्या असर पड़ेगा जो है कश्मीर पे। तो ये एक है। दूसरा, जिस तरह से यूएई जो मुत्तहिदा अरब इमारात है, तो उसकी वजह से जो मुत्तहिदा अरब इमारात है, तो वो जो उसने फैसिलिटेशन की और जिस तरह से यूएई ने बैक चैनल टॉक्स इंडिया एंड पाकिस्तान के सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स के दरमियान करवाई, और फिर जो सीज फायर की सूरत में आपके सामने आया कि एलओसी पे कितने महीनों से कामनेस है, और इन्फिल्ट्रेशन का भी आपको लोग बताते हैं जो सिक्योरिटी के रिलेटेड हैं कि एक तरह से जीरो इन्फिल्ट्रेशन है। तो एक ब्रीदिंग स्पेस दिया गया था ताकि अगस्त 5 के डिसीजन को किसी तरह रिवर्स किया जाए, ताकि इंडिया पाकिस्तान का बायलैटरल प्रोसेस भी आगे बढ़े। और तीसरा कि जो मोदी जी खुद जा रहे हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से मिलने के लिए, और उनको उनके सारे सवालात जो यूरोपियन मेंबर कंट्रीज के भी हैं, जिस तरह अगर आपने देखी होगी वीडेम की एक बहुत ही स्केलिंग रिपोर्ट आई थी, उसी तरह से फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट आई थी जिसमें भारत को ये कहा गया
कि आप पार्टली फ्री हैं, और वीडेम ने बताया था कि आप अब इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी हैं, और इसी तरह यूएन स्पेशल रैपोर्टर्स की बहुत ही स्केलिंग वन आफ्टर अनदर लेटर्स को पब्लिक किया गया, सिविल लिबर्टीज को लेके, इंटरनेट गैग्स को लेके, मीडिया गैग्स को लेके, और बाकी पॉलिटिकल जो सस्पेंशन है, सारा जो सस्पेंडेड एनिमेशन में जो पॉलिटिक्स है, उन चीजों का हवाले। तो एक है वो इंटरनेशनल डायमेंशन, दूसरा है इसका बायलैटरल, कि पाकिस्तान और इंडिया कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं और कश्मीर पे क्या पेशरफ्त होगी, और तीसरा है यहाँ की ग्राउंड रियलिटी, और वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि बीजेपी ने पिछले 3 साल से, हम सिर्फ 2 साल की बात कर रहे हैं, लेकिन असल मसला ये 3 साल का है, जब जून में बीजेपी ने अपनी पार्टनरशिप पीडीपी के साथ तोड़ दी, और उसके बाद से ही यहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई इलेक्शन नहीं हुए हैं, और पूरा जो प्रोसेस है और पूरा जो यूनियनिस्ट कैंप है उनको भी नजरबंद किया गया। हुर्रियत या बाकी दड़ों की तो बात ही नहीं है, जो प्रो इंडिपेंडेंस या प्रो पाकिस्तान या बाकी ग्रुप्स हैं उनकी तो बात ही नहीं है। बिल्कुल जो प्रो इंडिया पार्टीज हैं उनको जेल और कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ी। लेकिन उसमें जो है उन्होंने एक नई पॉलिटिकल क्रॉप को कल्टिवेट करना चाहा, जिसमें अपनी पार्टी किंग्स पार्टी है या बाकी इसी तरह के नए प्लेयर्स लाने की कोशिश की गई डीडीसी इलेक्शंस के जरिए। वो सारे जो प्रोसेसेस हैं, वो सारा प्रोजेक्ट ही फेल हो गया, और इस वजह से इनके लिए ये मजबूरी बन रही थी ग्राउंड रियलिटी पे भी कि कोई एक फेस सेविंग हो, और उस वजह से ये मीटिंग हुई। वो लोग जिनको अपमानित किया गया, जेल भेजा गया, जिनको गैंग कहा गया, जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए, जिनकी प्रॉपर्टीज, फारूक अब्दुल्ला की प्रॉपर्टी जो है ईडी के जरिए अटैच की गई, उस सब के बावजूद ऐसा लगता है कि अब ये पूरी जो कवायद हो रही है उसका वो चेहरा बन रहे हैं। अनुराधा भसीन जी, ये बताइए कि भारत अक्सर ये कहता रहा है कि हमारा इंटरनल मामला है। मैं एक राजनीतिक विज्ञान के छात्र के तौर पर ये समझती हूँ कि जब भी मानव अधिकारों की बात आती है, संवैधानिक अधिकारों की बात आती है, किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए, वो इंटरनल मैटर नहीं हो सकता है। और अभी आप ये देखिए कि इस पूरी बातचीत के बाद, ये पूरा जो कदम उठाया गया अगस्त 5 के बाद का, इससे पहले शायद कश्मीर का मुद्दा कभी इतना उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ जितना अब हमने देखा। यूनाइटेड नेशंस तक में जो है 1970s के बाद पहली बार गया। इसके अलावा आप ये देखिए कि यूएस का तो खैर बात सही है कि नया एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर है, नई सरकार है, ये एक बड़ी वजह है। लेकिन इसके अलावा आप यूरोपीय देशों को देखें, कतर को देखिए, सऊदी अरब देखिए, पाकिस्तान देखिए, कितने देश हैं जो सब कूद पड़े हैं अब इस पूरे मामले में। क्या आपको लगता है कि ये जिस तरह से जिस दबाव का जिक्र हो रहा है, प्रधानमंत्री के मुंह से बहुत ऐसे कोई आश्वासन की बातें तो निकली नहीं हैं, तो ऐसे में क्या ये पॉस्चरिंग ज्यादा है कि अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है उसको दिखाया जाए कि देखिए हम बातचीत कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ये बिल्कुल मुमकिन है। ये इंटरनेशनल प्रेशर इस वजह से भी है क्योंकि इससे पहले 2019 से पहले इस किस्म के ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होते थे, बहुत बुरी तरह से लोगों के हकूक कुचले जाते थे, डेमोक्रेटिक राइट्स जो थे वो भी थोड़े सप्रेस थे। लेकिन जो 2019 के बाद हुआ, उन्होंने जो एक एग्जिस्टिंग, चाहे उसको हम कॉस्मेटिक कहते थे या क्वासी डेमोक्रेटिक कहते थे, जितने एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स थे पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक, वो बिल्कुल ही खत्म कर दिए। आपका जरा भी एक डेमोक्रेटिक स्पेस जो कॉस्मेटिक एक एग्जिस्ट करती थी लोगों के लिए बोलने के लिए, वो अपनी आवाज उठा सकते थे या अपने ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस के जरिए या किसी और जरिए मीडिया के थ्रू, वो सब बिल्कुल खत्म कर दिया। तो ये एक जाहिर सी बात है कि इंटरनेशनली इस चीज को एक बहुत हवा मिली। दूसरी चीज मैं कहूंगी, इंटरनेशनल प्रेशर इस वजह से भी है क्योंकि स्ट्रैटेजिक कंसर्न्स भी हैं आज के डेट में, जिसकी वजह से ये जो एक बदलाव आया है 2 साल के बाद आया है। क्यों आया है? ये कोई इसमें एक रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है इसको समझने के लिए कि अफगानिस्तान से यूएस से बाहर निकल रहा है। आज इंडिया दोहा में है, तालिबान से इंडियन टीम वहां गई हुई है तालिबान से बात करने के लिए। सो इंडिया इज अ स्टेक होल्डर। उसमें यूएस को चाहिए कि वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में नरमी हो, कोई तनाव नहीं हो और थोड़ी सी बातचीत हो, कुछ जरिया ऐसे खुले। और तो ये सबको मद्देनजर रखते हुए ये सारा बदलाव हुआ है। दूसरे तरफ से चाइना वहां पे बॉर्डर पे बैठा है, खासतौर पे लद्दाख पे। तो ये मसाइल जो हैं, अब सवाल ये बनता है और ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि क्या ये सिर्फ दिखावा है, कॉस्मेटिक,
या वाकई इंडियन गवर्नमेंट जो है कि मोदी की सरकार है वो समझते हैं कि ये बहुत बड़े मसाइल जो हैं ये आज सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं है, इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल थ्रेट्स भी हैं, तो इन पे कैसे काबू पाना है। चाहे वो चाइना से थ्रेट है या अफगानिस्तान से है, अगर कल को अफगानिस्तान गोज आउट ऑफ हैंड अगर तो वो एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है पूरे मुल्क के लिए। ये वक्त इतना बेरहम होता है कि आपको ये नहीं कि सिर्फ कश्मीरी जो नेता हैं जो कि जनता के जरिए चुने जाते रहे, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल थे, जो ग्रैंड स्टैंडिंग जिसे कहा जाता है भारत में, केंद्र सरकार ने वो सब किया, बाकी भारत के हिस्सों के लिए जाहिर है उनसे नहीं बल्कि तालिबान तक से बात करनी पड़ती है। तो ये तो वक्त की का तकाजा है। लेकिन ये मुझे बताइए, कश्मीरी जो नागरिक है, मैं उसके लिहाज से आपसे समझना चाहती हूँ। आप जम्मू में वहां बैठी हुई हैं, हमें ये भी मालूम है कि किस तरह से दोनों हिस्सों को लेकर आपस में एक दूसरे के खिलाफ भी रखने की कोशिशें होती रही हैं। ऐसे में नागरिकों को आप क्या कहना चाहती हैं? क्या इन बातचीत से वो कुछ उम्मीद करें? अभी बीबीसी पे आज ही मैं रिपोर्ट देख रही थी कि पहाड़ चढ़ के जाना पड़ रहा है वहां छात्रों को, 10-10 किलोमीटर दूर पहाड़ चढ़ के, कि सिर्फ उन्हें इंटरनेट मिल जाए, वो अपनी क्लास कर सके। इससे ज्यादा जुल्म किस तरह से कौन सी सरकार, कौन से लोग कर सकते हैं? जी बिल्कुल। जहाँ तक लोगों के मसाइल हैं, लोग बहुत बुरी तरह से पिसे हुए हैं। ये पहले ही एक बहुत पेचीदा रियासत रही है जम्मू कश्मीर की, एक बहुत डिफिकल्ट स्टेट आई वुड से, कि जहाँ पे टोपोग्राफी भी वैसी है, पहाड़ी इलाका है, आपने अभी कहा लद्दाख का इलाका ले लीजिए, डोडा भद्रवाह का ले लीजिए, या बाकी भी रजौरी पुंछ के बॉर्डर के इलाके भी हैं। मतलब हर तरह से यहाँ पे मुसीबतें लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, और जो कि बढ़ गई हैं पिछले 2 साल में। आपके रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरी तरह से उसमें ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई है, और एक एरोगेंसी आ गई है उस रूल में, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो लोग बहुत पिसे हुए हैं। और मैं कहूंगी कि एक तो आज जब हम इस दौर पे आए कि बातचीत हुई है, एक तरह से अच्छा है कि एक नरमी का सबूत ना सही, कम से कम एक पहल हुई है। लेकिन एक ये भी सोचने की जरूरत है, साथ साथ असेसमेंट करने की जरूरत है, जो पिछले 2 साल में हुआ क्या वो गलत हुआ और क्यों गलत हुआ। और दूसरा है कि अगर कहीं भी हमें किसी भी नतीजे पे पहुंचना है, कोई भी सोल्यूशन निकालना है, एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड में, एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में, यही एक तरीका है, बातचीत का तरीका है। और इसको किसी भी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, कोई भी इसको हाईजैक नहीं कर सकता और ना करना चाहिए। बस यही कहूँगी। गौहर, ये बताइए फिलहाल कि इस पूरे जो ये बातचीत हो रही है, क्या आपको लगता है कि इससे कश्मीरी नागरिकों में एक तरह से एक विश्वास बनेगा, और वो ये सोच रहे हैं कि कम से कम एक उस अंधेरे कुएं से बाहर तो आए? अब तक तमाम देश इस मुद्दे को उठाते रहे, लेकिन अब भारत सरकार ने जिस भी वजह के तहत कम से कम बातचीत शुरू हुई है, एक जो एक रुकावट थी, जो एक बैरिकेडिंग हो गई थी, कम से कम वो हटी है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या एक कश्मीरी नागरिक होने के नाते, कश्मीर के बाशिंदा होने के नाते आपको उम्मीद हुई है आज के दिन से? देखिए, ये उम्मीद और एतमाद और जो ये भरोसे के लफ्ज़ हैं, ये बहुत बड़े लफ्ज़ हैं। आप सिद्धार्थ वरदराजन ने कश्मीर को बहुत सालों से रिपोर्ट किया है, वो जानते हैं कि ये जो आजकल की भी जो वादा किया गया कि स्टेटहुड को तभी बहाल किया जाएगा, रियासती हैसियत को तब बहाल किया जाएगा जब कश्मीर में अमन होगा, जब सही वक्त होगा। अगर आप 70 साल पीछे जाएंगे, ऐसा ही एक वादा अनजहानी एक वजीर आजम ने तब भी किया था कि जब हालात ठीक होंगे तो वो वादा भी पूरा किया जाएगा। तो जहां तक कश्मीरी, एक आम कश्मीरी का ताल्लुक है, वो हमेशा एक दिल्ली और श्रीनगर के दरमियान एक जो फासला रहा है और एतमाद की कमी रही है और भरोसे की कमी रही है। तो ये उम्मीद की किरण तो उन लोगों से भी यहाँ बहुत कम है जो ग्राउंड पे हैं, और जो जिस तरह जो यूनियनिस्ट कैंप है, क्योंकि उनके पास एक डिलेमा है। अगर वो लोगों की सुनेंगे तो उनकी दिल्ली के साथ उनकी रंजिश होती है, और अगर वो दिल्ली का सुने, दिल्ली के राइट साइड पे रहें, तो वो यहाँ के अपने लोग जो हैं उनसे उनकी रंजिश हो जाती है। और इसीलिए आज भी ये यूनियनिस्ट पार्टीज अपनी रेलेवेंस दिल्ली में ज्यादा चाहते हैं, और इसीलिए उनके लिए अगर उनको गुपकार गैंग का शब्द या फ्रेज इस्तेमाल किया जा रहा है दिल्ली की तरफ से, या खास एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से जो पावर में है, तो यहाँ
का आम नागरिक उनको दिल्ली का एजेंट या कोलैबोरेटर या डेली वेजर कहता है। इनको जो ये यूनियनिस्ट कैंप है, इनके चैलेंजेस यहाँ ग्राउंड पे भी हैं, क्योंकि इनके अपने लोग खुश नहीं हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़े हैं, और जो इनका काडर है वो चाहता है कम से कम उनका ये है कि जो 370 और 35A है उस पर कोई समझौता ना हो। और बाकी लोग ऐसे भी हैं जो 1953 की बातें कर रहे हैं, रिटर्न टू दैट काइंड ऑफ ऑटोनॉमी दैट एग्जिस्टेड इन 1953। तो इनके लिए भी फेस सेविंग का बहुत बड़ा मसला है। और मुझे लगता है कि ये सारी जो आज की मीटिंग हुई, ये एक इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए भी एक पॉस्चरिंग और नॉर्मलाइजेशन ऑफ द August 5। And I have spoken to many leaders within the National Congress and PDP, and they are not happy with the what has happened today. Yeah. जी सिद्धार्थ, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। इसमें जो राष्ट्रीय राजनीति है अगर उसको देखें तो हम समझते रहे हमेशा कि कश्मीर को दिखाकर बाकी जो रेस्ट ऑफ इंडिया है, बाकी जो भारत का भाग है जिसे मेनलैंड भी हम कहते हैं, उसमें राजनीति की जाती है कि देखिए कश्मीर के साथ हमने ये किया, देखिए कश्मीर में ये हो रहा है। जैसे कि हमने देखा लगातार खुद भाजपा के जो प्रतिनिधि हैं, जो चुने हुए लोग हैं, वो कहते रहे कि अब आप वहां कश्मीरी लड़कियों से शादी कर सकेंगे, वहां जमीन खरीद सकेंगे। तो कश्मीर को लेकर जो बहुत ही एक गरिमा रहित जो अनडिग्निफाइड पॉलिटिक्स है वो भी हमने देखी है। अब जबकि ये बातचीत हो रही है, मैं देख रही थी कि राइट विंग जो ट्रेंड है ट्विटर पर, वो बहुत ज्यादा इसको पसंद नहीं कर रहा है कि आप बातचीत कर रहे हैं इस बात को। कुछ लोग जो बहुत ही हॉकिश रवैया अपनाते हैं, कश्मीरी पंडित बैकग्राउंड से भी, जो उनके नाम पर राजनीति करते हैं, आम कश्मीरी पंडितों का मैं जिक्र नहीं कर रही हूँ, वो भी इसको कह रहे थे कि हमारे साथ धोखा है, नाइंसाफी है। आप इसको कैसे देखते हैं? इस बातचीत को भारत के बाकी हिस्सों में कैसे देखा जाएगा, मेनलैंड में? देखिए, सबसे पहले तो इस बात को कबूल करना बहुत जरूरी है कि ये मीटिंग इस चीज को दर्शाता है कि सरकार खुद अब पहचान रहा है कि पिछले 2 साल से जो पॉलिसी वो फॉलो कर रहा है वो फेल हो चुका है। जिस तरह से वायदे किए गए कि इस तब्दीली से, इस चेंज से कश्मीर को एक सुरक्षित, खुशहाल एरिया बनाया जाएगा और तमाम जो 70 साल में समस्याएं हल नहीं हो पाई वो 2 साल में हम काफी प्रोग्रेस करेंगे, वो सारा जो है एक आइडियोलॉजिकल बिलीफ बीजेपी का वो फेल हो चुका है। यहाँ तक कि जिन नेताओं को आपने जेल में बंद किया विदाउट एनी केस, विदाउट एनी ट्रायल, और जिनको आपने जलील की, जिनको आपने एक तरह से गाली गलौज का रवैया अपनाया, गुपकार गैंग ये सब बुला के, आप आखिरकार मजबूर हुए, इवन इफ इट्स फॉर इंटरनेशनल कंजम्पशन। मतलब ये गौहर साहब की मैं बात को मानता हूं कि ये एक बहुत बड़ा पुश इस मीटिंग के पीछे ये रहा कि भारत सरकार पे, मोदी सरकार पे विदाउट एनी डाउट दबाव है, यूनाइटेड स्टेट्स से दबाव है, वेस्ट से दबाव है कि आप सिचुएशन को नॉर्मलाइज करें। और मोदी सरकार ने इस बात को पकड़ लिया है कि नॉर्मलाइजेशन का एक तरीका ये है कि हम इसको इलेक्शन करवाएं जल्दी से, विच इज वाई मीटिंग में जो तवज्जो था शाह साहब का, मोदी साहब का, वो ये था। कॉन्क्रीट बातें सिर्फ ये 2 थी कि डिलिमिटेशन करके हम चुनाव करेंगे और उम्मीद ये रहेगी कि चुनाव करने के बाद सिचुएशन नॉर्मलाइज होगा। लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि पहले भी चुनाव वहां पे हुआ करती थी, सिचुएशन कोई नॉर्मल नहीं था, और अब चुनाव करने के बाद जो है उस सोल्यूशन तक आप नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन इस बात को पूरी तरह से अपने डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी के सामने एक्सेप्ट करने के लिए ना मोदी साहब तैयार है, ना शाह साहब तैयार है, और ना ही अधिकांश जो भारत के जो विशेषज्ञ हैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि जो कदम August 5, 2019 में उठाया गया वो कदम गलत था और उससे कोई पॉजिटिव बात निकल के नहीं आ रही है। ये हकीकत है। जी, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, और शायद यही जो लब्बे लुबाब है, जो क्रक्स है इस पूरी बातचीत का, वो यही है। अनुराधा जी, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि अब आगे इस मामले को बढ़ते हुए आप कैसे देख रही हैं? क्योंकि इंटरनेशनल जो लेंसेज हैं वो लगे हुए हैं, तमाम इंटरनेशनल चैनल्स इसको कवर करेंगे आज, और जाहिर है उसमें रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं कि बहुत पैनी नजर रखे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज ये बैठक कर दी, प्रधानमंत्री ने ये कह दिया, एनडीटीवी रिपोर्ट कर रहा है कि हम कमिटेड हैं कि हम स्टेटहुड वापस दिलाएंगे, गुलाम नबी साहब ने जो भी कुछ कहा, ऐसा तो नहीं हो सकता अब कि इस पे कोई वापसी हो सके, पैर वापस लौटाए जा सके। इसका मतलब कि भारत सरकार को चाहे वो इन शब्दों में ये कहें ना कहें कि हम नाकाम हुए हैं, लेकिन आगे इस मुद्दे पर बढ़ना पड़ेगा। देखिए, उससे पहले मैं एक चीज जो सिद्धार्थ ने अभी कही उस पर जोड़ना चाहूंगी कि
एक जो स्टेट की इलेक्शंस की बात कर रहे हैं कि स्टेट की इलेक्शन से कुछ हासिल नहीं होगा, एक बहुत ज्यादा एम्फेसिस जो कुछ इंटरव्यूज से हमने देखा या जो टेलीविजन चैनल्स पे आ रहा था कि पहले डीलिमिटेशन कमीशन होगा और फिर इलेक्शन होगी, तो मैं यह बात भी जोड़ना चाहूंगी कि डीलिमिटेशन क्यों इतना जरूरी है। इससे पहले भी इलेक्शन होते रहे बिना डीलिमिटेशन होगी, हो सकती है, लेकिन आर्टिकल 370 की बात नहीं हो सकती, वो सब जुडिस है। नाउ एवरीथिंग एल्स इज कनेक्टेड, डीलिमिटेशन इज कनेक्टेड, आपके जो बाकी मुद्दे स्टेटहुड भी है उसी के साथ कनेक्टेड है। तो ऐसा कैसे हो सकता है उसमें से कुछ मुद्दे सब जुडिस हैं और बाकी जो मेन जो बेसिक क्रक्स है वो नहीं है सब जुडिस। दूसरा, इसका क्या नतीजा निकलेगा, इस पे डिपेंड करता है कि सरकार कितनी सीरियस है। बाकी स्टेक होल्डर्स की सीरियसनेस भी काउंट करती है, लेकिन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सरकार की होती है, वो किस हद तक सीरियस है। अगर सीरियसनेस होती, कम से कम उसका जो रिफ्लेक्शन है वो नजर आनी चाहिए थी जम्मू कश्मीर में कोई ठोस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तहत लोगों को कुछ रिलीफ प्रोवाइड करते, कुछ बात कहते, कुछ स्टेटमेंट ही देते कि हम क्या करने वाले हैं या हमारी सोच क्या है, हम सोच रहे हैं लोगों को इन्वॉल्व करने का, तो उससे एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। वो बयान ना मीटिंग से पहले आया है ना मीटिंग के बाद आया है, और अगर ये गलती से हुआ है तो शायद उनको इस पे दोबारा सोचना चाहिए। तीसरी चीज है कि इसका एक मुझे लगता है आपने जैसे कहा कि एकदम से बातचीत नहीं निकलती, ये मैं एक हफ्ते से सुन रही हूँ लोग, अब क्या होने वाला, अच्छा स्टेट बन जाएगी 24 को या कुछ और हो जाएगा या कुछ और हिस्से हो जाएंगे, सो मेनी स्पेक्यूलेशन। जब भी बातचीत होती है प्रिलिमिनरी टॉक्स में कुछ डिसीजन नहीं लिए जाते, लेकिन अक्सर लोग बात करते हैं और बातचीत के रास्ते अगर खुले रहते हैं काफी देर तक, क्योंकि इवन विद इन द स्टेट ये जितने 14 लीडर्स आज गए हैं इनके डाइवर्स ओपिनियंस हैं। फिर हमारा जो रीजनल रिलीजियस जितनी डाइवर्सिटी है वो भी रिफ्लेक्ट करती है, वो पॉलिटिक्स में भी रिफ्लेक्ट करती है। लद्दाख का मुद्दा है, लद्दाख क्या स्टेटहुड का हिस्सा है या लद्दाख उसके बाहर है, और ये इतना पेचीदा मामला है कि ये एकदम से हल नहीं होगा, लेकिन सबसे पहली अहम चीज है इसमें सीरियसनेस की जरूरत है। आखिरी बात, बिल्कुल गिलानी साहब आपको बिल्कुल आखिरी बात ही बताइए कि कश्मीर में इस बातचीत को कैसे देखा जा रहा है। हम जानते हैं कि जो विश्वास की कमी थी इन लोगों में, जो ये कहते रहे, जो मुख्यमंत्रियों के पद पे रहे, अहम दूसरे पदों पे रहे, मेन स्ट्रीम लीडर्स कहे जाते हैं, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि एक आम कश्मीरी के अंदर इनको लेकर कितनी नाराजगी है, कितना फ्रस्ट्रेशन है कि इन्होंने कभी शायद रिप्रेजेंट ही नहीं किया जो आम कश्मीरी सेंटिमेंट हो सकता था। अब जबकि ये लोग इतने ज्यादा अपमानित होने के बावजूद भी बातचीत करने के लिए गए हैं, और एक तरह से अंग्रेजी में जैसे क्लाइंबिंग डाउन कहा जाता है कि ऊंचे कुर्सी पे बैठकर जो है नीचे उतरकर सीढ़ी से और मिलने के लिए गए हैं। कश्मीर में इसको कैसे देखा जाएगा? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा अरफा जी। इसका जवाब सीधा सीधा यही है कि लोगों को ये पता है कि ये लोग जो हैं जिन्हें अमित शाह जी ने गुपकार गैंग कहा, तो कश्मीरी इसको दिल्ली का डेली वेजर बुलाता है या दिल्ली का एजेंट बुलाता है, जो दिल्ली को कश्मीर में रिप्रेजेंट करता है, ना कि कश्मीर को दिल्ली में रिप्रेजेंट करता है। और दूसरी चीज कि इन्होंने जो ये क्लाइम डाउन जो आप बात करें या वॉक बैक जो इनका है, उसमें इनकी अपनी रेलेवेंस है, बिकॉज दे हैव ऑलवेज फाउंड देयर रेलेवेंस इन दिल्ली, नॉट इन कश्मीर। और तीसरी बड़ी बात थी जो अगस्त 5 का डिसीजन, मैं वो पॉइंट मेरा मिस हो गया था, वो ये था कि दिस आल्सो प्रूव टू बी ए जियोपॉलिटिकल डिजास्टर था। ये आपने जिस तरह देखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे क्या हुआ, बीजिंग किस तरह आया, या इंटरनेशनल रिपोर्टिंग अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, गार्डियन वगैरह देखेंगे, आए दिन एक के बाद दीगरे कितने स्केदिंग एडिटोरियल्स और रिपोर्टिंग रही। और जो ये पॉलिसी यहाँ इन्होंने की पिछले 3 साल से, वो क्या वो सस्टेनेबल पॉलिसी है, मिलिटरिस्टिक पॉलिसी, क्या वो सस्टेनेबल है? जिस तरह ब्यूरोक्रेट्स, चंद ब्यूरोक्रेट्स और चंद पुलिस ऑफिसर्स को इन्होंने डी फैक्टो एमएलए बनाया, और उन्होंने उनके इतने अनब्रिडल्ड पावर्स हैं कि वो पॉलिटिशियंस को भी वो ह्यूमिलिएट करना शुरू कर गए। और सबसे बड़ा जो इनके लिए अभी चैलेंज यही था, ये इसलिए दौड़ के दिल्ली गए, ये कहते हैं कि किसी भी अगर ट्रंकेटेड फॉर्म में भी इनको स्टेटहुड मिलती है, कम से कम वो इस पावर के उस जो है फ्रेमवर्क में कहीं आ जाएं। और लेकिन लोगों को इनके साथ बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता नहीं है। अब मैं ये मेरी एक अंदेशा है, मेरा एक खदशा है कि कहीं इनका जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टीज
कहीं ये टूट ना जाए, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स इन पार्टीज में हैं जो बिल्कुल इससे अग्री नहीं करते हैं कि इनको अभी दिल्ली के साथ एंगेज नहीं करना चाहिए था, अप्रोप्रिएट वक्त का इंतजार करना चाहिए था, क्योंकि जियोपॉलिटिकल जो चीजें हैं वो फेवर में थी कश्मीर के, उनका मानना है ये। और उस वजह से मुझे लगता है कि ये एक ऐसा स्ट्रोक इन्होंने खेला जो इन्होंने अपने डीडीसी की तरह एक नॉर्मलाइज किया डीडीसी की वजह से अगस्त 5 को, और अब ये मिलके और कुछ हासिल ना करके इन्होंने फिर से अगस्त 5 के डिसीजंस को एक तरह से अपनी नेइविटी और विदाउट होमवर्क, ये जब मिलने भी गए कोई होमवर्क नहीं था इसके पीछे, तो ये पॉलिटिकल नेइविटी एंड लैक ऑफ होमवर्क, आई थिंक दे हैव एक्चुअली नॉर्मलाइज्ड अगस्त 5। हैरानी और की बात है कि जनता कश्मीर की ये समझेगी कि जिन लोगों ने हमेशा सत्ता भोगी है वो सत्ता से कितने दिन दूर रह सकते थे और इसके लिए शायद कुछ भी करना पड़ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में भाग लेने के लिए। मैं ये जरूर समझती हूँ कि ये मामला यहाँ पे खत्म नहीं होगा, अभी बहुत सारे पहलू इस पूरे बातचीत के, अभी सिर्फ शुरू हुई है ये बातचीत और बहुत सारे पहलू उभर कर सामने आएंगे, फिर हम चर्चा करेंगे। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।